ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 32। ओलिवर की अपने दयालु दोस्तों के साथ शुरू हुई खुशहाल जिंदगी। ओलिवर की तकलीफें न तो हल्की थीं न ही कम। टूटी हुई हड्डी के दर्द और देरी के अलावा बारिश और ठंड में रहने से उसे बुखार और कंपकंपी हो गई, जो कई हफ्तों तक उसे परेशान करती रही और उसे बहुत कमजोर कर दिया। लेकिन धीरे धीरे वह ठीक होने लगा और कभी कभी आंसुओं से भरी कुछ शब्दों में उन दोनों दयालु महिलाओं की भलाई के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करने की कोशिश करता। वह बड़ी शिद्दत से आशा करता कि जब वह फिर से मजबूत और स्वस्थ हो जाएगा तो वह उनके प्रति अपना आभार दिखाने के लिए कुछ कर सकेगा, बस कुछ छोटा सा, जिससे वे देख सकें कि उसका दिल कितना प्यार और कर्तव्यनिष्ठा से भरा हुआ है। कुछ भी छोटा सा जो उन्हें यह साबित कर सके कि उनकी कोमल दयालुता व्यर्थ नहीं गई, बल्कि वह गरीब लड़का जिसे उनकी दया ने दुख या मौत से बचाया था, पूरी दिल से उनकी सेवा करने के लिए तत्पर है। बेचारा, रोज ने कहा, जब एक दिन ओलिवर ने मुश्किल से अपने सूखे होठों से आभार के कुछ शब्द कहने की कोशिश की। अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारे पास हमें सेवा करने के बहुत से मौके होंगे। हम गांव जा रहे हैं और मेरी आंटी चाहती हैं कि तुम हमारे साथ चलो। वह शांत जगह, शुद्ध हवा और वसंत की सारी खुशियां और सुंदरता तुम्हें कुछ ही दिनों में ठीक कर देगी। जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम तुम्हें कई कामों में व्यस्त रखेंगे। कष्ट, ओलिवर ने चिल्लाया। ओह प्यारी मैडम, अगर मैं आपके लिए काम कर सकूं, अगर मैं सिर्फ आपके फूलों को पानी देकर, आपके पक्षियों की देखभाल करके या पूरे दिन दौड़ भाग कर आपको खुश कर सकूं, तो मैं इसे करने के लिए कुछ भी दे दूं। तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, मिस मेले ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हम तुम्हें कई तरीकों से काम में लगाएंगे, और अगर तुम हमें खुश करने की आधी भी कोशिश करोगे, जितनी तुम अभी वादा कर रहे हो, तो तुम मुझे बहुत खुश कर दोगे। खुश, मैडम, ओलिवर ने कहा। आपका ऐसा कहना कितना दयालु है। तुम मुझे जितना बता सकते हो उससे ज्यादा खुश कर दोगे, युवा महिला ने उत्तर दिया। यह सोचकर कि मेरी प्यारी आंटी किसी को इतनी दुखद गरीबी से बचाने का साधन बनी हैं, मेरे लिए एक अवर्णनीय खुशी होगी। लेकिन यह जानना कि उनकी भलाई और दया का पात्र दिल से आभारी और उनके प्रति जुड़ा हुआ है, यह मुझे और भी अधिक प्रसन्न करेगा, जितना तुम कल्पना कर सकते हो। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? उन्होंने ओलिवर के गंभीर चेहरे को देखते हुए पूछा। ओह हाँ मैडम, हाँ, ओलिवर ने उत्सुकता से जवाब दिया। लेकिन मैं यह सोच रहा था कि मैं अब भी कृतज्ञ हूँ। किसके प्रति? युवा महिला ने पूछा। उस दयालु सज्जन और उस प्यारी बूढ़ी नर्स के प्रति, जिन्होंने पहले मेरी इतनी देखभाल की, ओलिवर ने जवाब दिया। अगर उन्हें पता चले कि मैं कितना खुश हूं, तो वे जरूर खुश होंगे। मुझे यकीन है कि वे खुश होंगे, ओलिवर की संरक्षिका ने जवाब दिया। और मिस्टर लॉसबर्न ने पहले ही यह वादा किया है कि जब तुम यात्रा करने लायक हो जाओगे तो वे तुम्हें उनसे मिलाने ले जाएंगे। क्या उन्होंने ऐसा कहा, मैडम? ओलिवर ने खुशी से चमकते हुए चेहरे के साथ कहा। मुझे नहीं पता। जब मैं फिर से उनके प्यारे चेहरे देखूंगा तो मैं खुशी से क्या करूंगा। थोड़े समय में ओलिवर इतना स्वस्थ हो गया कि वह इस यात्रा की थकान सह सके। एक सुबह वह और मिस्टर लॉसबर्न निकल पड़े, मिसेज मेले की छोटी गाड़ी में बैठकर। जब वे चर्टसी ब्रिज पहुंचे तो ओलिवर का चेहरा बहुत पीला पड़ गया और उसने जोर से चिल्लाया। लड़के को क्या हुआ? डॉक्टर ने हमेशा की तरह हड़बड़ाहट में चिल्लाया। तुम कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, कुछ महसूस कर रहे हो, हैं? वो सर, ओलिवर ने गाड़ी की खिड़की से बाहर इशारा करते हुए कहा। वो घर? हाँ, तो क्या हुआ? रुक जाओ कोचमैन, यहीं गाड़ी रोको, डॉक्टर ने चिल्लाते हुए कहा। उस घर का क्या है मेरे लड़के, क्या बात है? वो चोर?
जिस घर में उन्होंने मुझे ले जाया था, ओलिवर ने धीरे से कहा। ये तो शैतानी है, डॉक्टर चिल्लाया। अरे वहां, मुझे बाहर जाने दो। लेकिन इससे पहले कि कोचमैन अपने बॉक्स से उतर पाता, डॉक्टर किसी तरह गाड़ी से नीचे कूद गया और भागते हुए उस सुनसान घर के दरवाजे पर पागलों की तरह लात मारने लगा। अरे, एक छोटा सा कुरूप कुबड़ वाला आदमी अचानक दरवाजा खोलते हुए बोला, जिससे डॉक्टर लगभग दरवाजे की तरफ गिर पड़ा। यहाँ क्या हो रहा है? क्या हुआ? दूसरे ने बिना सोचे समझे उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा। काफी कुछ हुआ है। चोरी की बात हो रही है। यहाँ हत्या भी हो सकती है, कुबड़ वाला आदमी ठंडे ढंग से बोला। अगर तुमने मुझे छोड़ा नहीं तो। क्या तुम सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूँ, डॉक्टर ने उसे जोर से झकझोरते हुए कहा। वो नाम क्या था उस बदमाश का? साइक्स। हाँ, वही। साइक्स कहाँ है, तुम चोर? कुबड़ वाले आदमी ने गुस्से और हैरानी से घूरा, फिर बड़ी चालाकी से डॉक्टर की पकड़ से छूटकर भद्दी गालियां बकते हुए घर के अंदर चला गया। हालांकि दरवाजा बंद करने से पहले डॉक्टर बिना किसी बात किए बैठक में घुस गया। वह चिंतित होकर चारों ओर देखने लगा, न तो कोई फर्नीचर, न ही कोई ऐसी चीज जो ओलिवर के बयान से मेल खाती हो। अब कुबड़ वाले आदमी ने ध्यान से डॉक्टर को देखते हुए कहा, तुम मेरे घर में इस तरह से घुसकर क्या साबित करना चाहते हो? क्या तुम मुझे लूटना चाहते हो या मुझे मारना? कौन सी बात है? क्या तुमने कभी सुना है कि कोई आदमी चोर या हत्यारा बनकर दो घोड़ों वाली गाड़ी में आता है? तुम बेवकूफ बूढ़े पिशाच, चिड़चिड़े डॉक्टर ने कहा। तो फिर तुम्हें चाहिए क्या? कुबड़ वाले ने पूछा। क्या तुम यहाँ से जाओगे इससे पहले कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं? धिक्कार हो तुम्हें। जब मुझे ठीक लगेगा, मिस्टर लॉसबर्न ने दूसरे कमरे में झांकते हुए कहा, जो पहले की तरह ओलिवर के विवरण से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। मैं तुम्हें किसी दिन पकड़ लूंगा, मेरे दोस्त। क्या तुम पकड़ोगे? कुरूप कुबड़ वाला आदमी व्यंग्य से बोला। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो मैं यहीं हूं। मैंने 25 साल से अकेले पागल होकर यहाँ नहीं जिया, तुम्हारे डर से भागने के लिए। तुम्हें इसका बदला चुकाना पड़ेगा। हाँ, चुकाना पड़ेगा। यह कहकर वह छोटा विकृत शैतान जोर से चिल्लाने लगा और जमीन पर पागलों की तरह कूदने लगा, जैसे गुस्से में हो। ये सब बेवकूफी है, डॉक्टर ने खुद से बुदबुदाया। लड़के ने गलती की होगी। ये लो, इसे अपनी जेब में रखो और फिर से दरवाजा बंद कर लो। यह कहते हुए उसने कुबड़ वाले को कुछ पैसे फेंके और वापस गाड़ी की ओर चला गया। वह आदमी गाड़ी के दरवाजे तक पीछा करता रहा, रास्ते भर सबसे भद्दी गालियां देता रहा, लेकिन जब मिस्टर लॉसबर्न ने ड्राइवर से बात करने के लिए मुड़ा, तो उस आदमी ने गाड़ी के अंदर झांकते हुए ओलिवर को इतनी तेज और क्रोध से देखा कि वह महीनों तक उस नजर को नहीं भूल सका। वह तब तक बुरी गालियां देता रहा जब तक ड्राइवर ने अपनी सीट नहीं संभाली, और जब वे फिर से आगे बढ़े तो उन्होंने उसे कुछ दूरी पर देखा, जो जमीन पर पैर पटकते हुए और अपने बाल नोचते हुए खड़ा था, गुस्से से भरे या शायद दिखावे के गुस्से में। मैं बेवकूफ हूँ, डॉक्टर ने लंबे समय की चुप्पी के बाद कहा। क्या तुम्हें ये पहले से पता था, ओलिवर? नहीं सर। तो इसे फिर कभी मत भूलना। एक गधा, डॉक्टर ने फिर से कहा, कुछ मिनटों की और चुप्पी के बाद। अगर ये सही जगह होती और सही लोग वहां होते तो मैं अकेले क्या कर सकता था? और अगर मेरे पास मदद होती तो भी मुझे कोई फायदा नहीं होता, सिवाय इसके कि मैं खुद ही मुसीबत में पड़ जाता। और जिस तरह से मैंने इस मामले को दबा रखा है, उसे उजागर करने के अलावा कुछ नहीं होता। हालांकि ये मेरे लिए सही होता। मैं हमेशा किसी न किसी मुश्किल में पड़ जाता हूँ, क्योंकि मैं जल्दबाजी में काम करता हूँ। शायद इससे मुझे कुछ सीख मिलती।
असल में सच्चाई ये थी कि अच्छे डॉक्टर ने हमेशा ही अपनी भावनाओं के आधार पर काम किया था, और ये उनके चरित्र के अच्छे पक्ष को दर्शाता है कि वे अब तक किसी खास परेशानी या मुसीबत में नहीं फंसे थे, बल्कि जो भी उन्हें जानता था वो उनका बहुत सम्मान और आदर करता था। सच्चाई तो ये थी कि वो थोड़ा नाराज थे, क्योंकि ओलिवर की कहानी का सबूत पाने का यह पहला मौका था और वह उसमें असफल रहे। लेकिन जल्द ही उनका गुस्सा शांत हो गया, और जब उन्होंने देखा कि ओलिवर के जवाब अब भी उतने ही स्पष्ट और सच्चे थे जितने पहले थे, तो उन्होंने ये फैसला किया कि अब से वे ओलिवर की बातों पर पूरा भरोसा करेंगे। चूंकि ओलिवर को उस गली का नाम याद था जहां मिस्टर ब्राउनलो रहते थे, इसलिए वे सीधे वहीं जा सकते थे। जब गाड़ी उस गली में मुड़ी तो ओलिवर का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया। अब मेरे बच्चे, कौन सा घर है? मिस्टर लॉसबर्न ने पूछा। वो वो ओलिवर ने उत्सुकता से खिड़की से बाहर इशारा करते हुए कहा। सफेद घर। ओह, जल्दी करो, कृपया जल्दी करो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगा, मैं इतना कांप रहा हूं। आओ आओ, अच्छे डॉक्टर ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा। तुम उन्हें अभी देखोगे और वे तुम्हें सुरक्षित और स्वस्थ देखकर बहुत खुश होंगे। ओह, मुझे भी यही उम्मीद है, ओलिवर ने कहा। उन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा किया था, बहुत ही अच्छा। गाड़ी आगे बढ़ी। वह रुकी। नहीं, वह गलत घर था। अगला दरवाजा। गाड़ी कुछ कदम और आगे बढ़ी और फिर से रुकी। ओलिवर ने खिड़की की ओर देखा। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। अफसोस, सफेद घर खाली था और खिड़की पर एक बोर्ड लगा था, किराए के लिए। अगले दरवाजे पर दस्तक दो, मिस्टर लॉसबर्न ने ओलिवर का हाथ पकड़ते हुए कहा। क्या तुम्हें पता है, मिस्टर ब्राउनलो, जो बगल के घर में रहते थे, अब कहाँ गए? नौकरानी को नहीं पता था, लेकिन वह जाकर पता करेगी। कुछ देर बाद वह लौटी और बताया कि मिस्टर ब्राउनलो ने 6 हफ्ते पहले अपना सामान बेच दिया था और वेस्ट इंडीज चले गए थे। ओलिवर ने हाथ जोड़ लिए और धीरे से पीछे की ओर गिर गया। क्या उनकी गृहिणी भी चली गई? मिस्टर लॉसबर्न ने थोड़ी देर रुककर पूछा। हाँ सर, नौकरानी ने जवाब दिया। वह बूढ़े सज्जन, गृहिणी और मिस्टर ब्राउनलो के एक दोस्त सभी साथ चले गए। फिर घर की ओर वापस चलो, मिस्टर लॉसबर्न ने ड्राइवर से कहा, और जब तक इस भयानक लंदन से बाहर नहीं निकल जाते तब तक घोड़ों को मत रोको। बुकस्टॉल वाला, सर, ओलिवर ने कहा। मुझे वहां का रास्ता पता है। कृपया सर, उसे देखिए, उसे जरूर देखिए। मेरे प्यारे बच्चे, आज के लिए यह निराशा काफी है, डॉक्टर ने कहा। हम दोनों के लिए काफी है। अगर हम बुकस्टॉल वाले के पास गए तो हमें यकीनन पता चलेगा कि वह मर चुका है, या उसने अपना घर जला दिया है, या भाग गया है। नहीं, सीधा घर वापस। और डॉक्टर की जल्दबाजी में दिए गए आदेश के अनुसार वे घर लौट गए। इस कड़वी निराशा ने ओलिवर को बहुत दुख पहुंचाया, भले ही वह खुशियों के बीच था, क्योंकि अपनी बीमारी के दौरान उसने कई बार सोचा था कि मिस्टर ब्राउनलो और मिसेस बेडविन उससे क्या कहेंगे, और उन्हें यह बताने में कितनी खुशी होगी कि उसने कितने लंबे दिन और रातें यह सोचते हुए बिताई थीं कि उन्होंने उसके लिए क्या किया है, और उसे उनसे क्रूरता से अलग होने का कितना दुख था। उनके सामने खुद को निर्दोष साबित करने और यह बताने की उम्मीद ने उसे उसकी कई परेशानियों में सहारा दिया था, और अब यह विचार कि वे इतनी दूर चले गए थे और यह विश्वास लेकर गए थे कि वह एक धोखेबाज और चोर है, एक ऐसा विश्वास जो उसकी मृत्यु तक गलत साबित न हो सके, उसके लिए सहन करना मुश्किल था। इस घटना से उसके शुभचिंतकों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। 2 हफ्ते और बीत गए,
जब मौसम पूरी तरह से अच्छा और गर्म हो गया, हर पेड़ और फूल अपनी नई पत्तियां और सुंदर कलियां दिखाने लगे। तब उन्होंने चर्टसी के घर को कुछ महीनों के लिए छोड़ने की तैयारी की। जिस चांदी के बर्तनों ने फैगिन के लालच को उकसाया था, उन्हें बैंक में जमा करवाकर और गाइल्स और एक अन्य नौकर को घर की देखभाल के लिए छोड़कर वे गांव के किसी दूर के हिस्से में एक छोटे से कॉटेज में चले गए और ओलिवर को भी अपने साथ ले गए। कौन बता सकता है कि उस बीमार लड़के ने उस शांत और ताजगी भरी हवा में, हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच कितनी खुशी और शांति महसूस की। कौन कह सकता है कि कैसे शांति और सुकून के ये दृश्य उन लोगों के दिलों में बस जाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी तंग और शोरगुल भरी जगहों में बिताई है, और कैसे ये ताजगी उनकी थकी हुई आत्माओं को गहराई से छू जाती है। जो लोग भीड़भाड़ वाली सड़कों में मेहनत भरी जिंदगी जीते आए हैं और जिन्होंने कभी बदलाव की चाहत नहीं की, जिन्हें आदत ही उनकी दूसरी प्रकृति बन गई, वर्ग की एक झलक पाकर अपनी पीड़ा को शांत कर लिया हो, वे अपनी कब्र में उतने ही शांतिपूर्ण ढंग से समा जाते हैं जितना कि सूरज जो कुछ घंटे पहले उनकी कमजोर और धुंधली नजरों से गायब हो गया था, जब वे अकेले अपने कमरे की खिड़की से उसका अस्त देख रहे थे। शांतिपूर्ण ग्रामीण दृश्य जो यादें जगाते हैं, वे इस दुनिया से परे होती हैं, न कि इसकी चिंताओं और आशाओं से। उनका सौम्य प्रभाव हमें सिखा सकता है कि कैसे अपने प्रियजनों की कब्रों के लिए नए फूलों की माला बुनें, हमारे विचारों को शुद्ध करें और पुराने दुश्मनी और घृणा को मिटा दें। लेकिन इन सब के पीछे भी सबसे कम चिंतनशील मन में भी यह अज्ञात और अधूरी सी भावना रहती है कि हमने ऐसे विचारों को किसी दूरस्थ समय में पहले भी महसूस किया था, जो भविष्य के गंभीर विचारों को जागृत करते हैं और हमारे गर्व और सांसारिकता को झुका देते हैं। वह जगह बेहद खूबसूरत थी जहां वे गए थे। ओलिवर, जिसने अपने दिन गंदगी और भीड़-भाड़ के बीच बिताए थे और शोर-शराबे में पला बढ़ा था, वहां जाकर जैसे एक नए जीवन में प्रवेश कर गया। गुलाब और हनीसकल कॉटेज की दीवारों से लिपटे हुए थे, बेले पेड़ों के तनों के चारों ओर फैली हुई थीं और बगीचे के फूलों की भीनी भीनी खुशबू हवा में बसी हुई थी। पास ही एक छोटा सा कब्रिस्तान था, जहां लंबे और बदसूरत कब्र के पत्थर नहीं थे, बल्कि हरी घास और काई से ढकी छोटी छोटी कब्रें थीं, जिनके नीचे गांव के बूढ़े लोग आराम से सो रहे थे। ओलिवर अक्सर यहाँ आया करता था और अपनी माँ की दुखद कब्र के बारे में सोचते हुए कभी कभी चुपचाप बैठकर रोता था, लेकिन जब वह ऊपर गहरे आसमान की ओर देखता तो उसकी माँ के जमीन में दफन होने की सोच गायब हो जाती और वह उनके लिए उदासी से रोता, पर बिना किसी पीड़ा के। यह एक खुशहाल समय था। दिन शांति और सुकून से भरे होते थे, रातें बिना किसी डर या चिंता के आती थीं, न कोई बदहाल जेल में सड़ने की चिंता, न ही बुरे लोगों के साथ रहने की मजबूरी, बस सुखद और खुशी भरे विचार। हर सुबह ओलिवर एक सफेद बालों वाले बूढ़े सज्जन के पास जाता, जो छोटे से चर्च के पास रहते थे। वे उसे पढ़ना और लिखना सिखाते और इतने प्यार से बोलते थे और इतनी मेहनत करते थे कि ओलिवर उन्हें खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करता था। फिर वह मिसेज मेल और रोज के साथ टहलने जाता और उनकी किताबों की बातें सुनता, या फिर किसी छायादार जगह पर बैठता और तब तक सुनता रहता जब तक कि अंधेरा न हो जाए और वह अक्षर न देख सके। फिर वह अगले दिन का अपना पाठ तैयार करता और इसमें वह कड़ी मेहनत करता, एक छोटे से कमरे में जो बगीचे की ओर खुलता था, जब तक कि शाम धीरे धीरे न आ जाती और फिर वे महिलाएं फिर से टहलने जातीं और वह उनके साथ होता, उनकी बातें सुनते हुए, और अगर उन्हें कोई फूल चाहिए होता तो वह खुशी खुशी उसे तोड़ने जाता, या अगर वे कुछ भूल जाती तो वह उसे तुरंत लाने दौड़ पड़ता। वह इतनी जल्दी से काम करता कि कभी भी उसे लगने लगता कि वह समय पर काम पूरा नहीं कर पाएगा,
जब पूरी तरह अंधेरा हो जाता और वे घर लौटते तो वह युवा महिला पियानो पर बैठकर कोई प्यारा धुन बजाती या धीमी और मधुर आवाज में कोई पुराना गीत गाती, जिसे सुनकर उसकी मौसी को बहुत खुशी होती। ऐसे समय में कोई मोमबत्ती नहीं जलती और ओलिवर खिड़की के पास बैठकर उस मधुर संगीत को सुनता और उसकी आत्मा खुशी से भर उठती। और जब रविवार आता तो वह दिन उसके लिए किसी भी अन्य दिन से बिल्कुल अलग होता, और कितना खुशहाल भी, जैसे उन सबसे खुशहाल दिनों की तरह। सुबह का समय छोटे से चर्च में होता। खिड़कियों के बाहर हरे पत्ते हिल रहे होते, पक्षी गा रहे होते और सुगंधित हवा दरवाजे से भीतर आकर पूरे चर्च को अपनी खुशबू से भर देती थी। वहां के गरीब लोग इतने साफ सुथरे और श्रद्धापूर्वक प्रार्थना में झुके होते कि ऐसा लगता जैसे वहां इकट्ठा होना एक खुशी है, न कि कोई बोझिल काम। और भले ही उनका गायन बहुत सुंदर न हो, लेकिन यह सच्चा था, और ओलिवर के कानों में तो किसी भी चर्च के गायन से अधिक मधुर लगता था। फिर रोज की तरह टहलना होता और कामकाजी लोगों के साफ सुथरे घरों में कई बार जाना होता, और रात को ओलिवर बाइबिल के कुछ अध्याय पढ़ता, जिसे वह पूरे सप्ताह पढ़ने की कोशिश करता रहता था। और इस काम को करते समय वह उतना ही गर्व और खुशी महसूस करता था जितना कि अगर वह खुद पादरी होता। सुबह 6 बजे ओलिवर उठ जाता और खेतों में घूमता, बगीचों से जंगली फूल तोड़कर घर लौटता और उन फूलों को बड़े ध्यान और सोच समझ के साथ नाश्ते की मेज को सजाने के लिए सबसे अच्छे तरीके से सजा देता। मिस मिल्ली के पक्षियों के लिए ताज़ा पौधे भी लाता, जिन्हें वह गांव के क्लर्क के मार्गदर्शन में सजाना सीख चुका था, और बड़ी अच्छी तरह से उनके पिंजरों को सजाता। जब पक्षी दिन के लिए पूरी तरह सज धज जाते तो गांव में कोई छोटा सा काम होता, या अगर ऐसा नहीं होता तो कभी कभी गांव के हरे मैदान में क्रिकेट खेली जाती, और अगर ऐसा भी न होता तो बगीचे में या पौधों के बारे में कुछ करने का काम होता, जिसमें ओलिवर, जिसने यह भी अपने शिक्षक से, जो एक माली थे, सीखा था, पूरे मन से लग जाता, जब तक कि मिस रोज वहां न आ जाती, और तब उनके द्वारा किए गए काम की हजारों प्रशंसाएं सुनने को मिलती। इसी तरह 3 महीने बीत गए, 3 महीने जो किसी सबसे धन्य और भाग्यशाली व्यक्ति के जीवन में भी पूर्ण आनंद से भरे होते, और जो ओलिवर के जीवन में सच्ची खुशी थे। एक तरफ सबसे पवित्र और उदार उदारता, और दूसरी तरफ सबसे सच्ची, गर्मजोशी भरी आत्मीय कृतज्ञता थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उस छोटे से समय के अंत तक ओलिवर ट्विस्ट पूरी तरह से उस बूढ़ी महिला और उसकी भतीजी के साथ घुल मिल गया था, और उसके युवा और संवेदनशील दिल का गहरा स्नेह उनके द्वारा गर्व और प्रेम से पुरस्कृत हो रहा था।